हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में कॉस्मोस क्लासेस। बेसिकली ये चैनल उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए है जो आजकल कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से वो पीछे न रह जाएं। इसलिए मेरी तरफ से ये कोशिश है उन सभी बच्चों के लिए कि उनको भी क्वालिटी मटेरियल मिल सके यूट्यूब पे। आजकल मटेरियल तो बहुत सारा है लेकिन क्वालिटी मटेरियल बहुत कम है। इसी के कंटिन्यूएशन में बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टार्ट किया है और ये हमारा 5वां लेक्चर है। दोस्तों, ये एक इलास्टिक मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जिसमें बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट है। ये इलास्टिक लिमिट है और ये एक पॉइंट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे जो कि बिलो इलास्टिक लिमिट है। और जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से लोडिंग डायग्राम प्लॉट होता है। तो जब हम लोड करेंगे तो OX जो हमारा होगा वो लोडिंग डायग्राम होगा और जब हम अनलोड करेंगे ग्रेजुअली तो XO जो होगा वो हमारा अनलोडिंग डायग्राम होगा। और अगर लोडिंग और अनलोडिंग सेम स्पीड से हुई है तो लोडिंग के टाइम पे जितनी एनर्जी हमने मटेरियल में दी है, अनलोडिंग के टाइम पे मटेरियल उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। अब दोस्तों, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे किसी भी पॉइंट से जब हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम। और ये सभी तरीके की मटेरियल्स में होता है, ना सिर्फ इलास्टिक मटेरियल में बल्कि ब्रिटल मटेरियल में भी जो एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम होता है। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं दोस्तों। इफ लोडिंग इज डन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट एंड देन अनलोडिंग इज डन, देन लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व्स विल बी डिफरेंट फॉर ऑल मटेरियल्स। दोस्तों, इलास्टिक लिमिट तक आपको पता है कि अगर हम किसी मटेरियल में फोर्स अप्लाई करते हैं और फिर विड्रॉ कर लेते हैं तो वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर क्या होगा, अगर हम किसी मटेरियल में इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दें और फिर विड्रॉ करें तो उस केस में जो उसका लोडिंग और अनलोडिंग का डायग्राम होगा वो सेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ये रबर का लोडिंग और अनलोडिंग डायग्राम है दोस्तों। रबर एक इलास्टिक मटेरियल है, बी इसकी इलास्टिसिटी है। ये एक एक्सेप्शन है। ये एक एक्सेप्शन इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसका लोडिंग और अनलोडिंग डायग्राम विद इन इलास्टिक लिमिट भी अलग अलग होता है। जब हम इसे लोड करते हैं तो OX ऊपर से जाता है और जब हम इसमें अनलोडिंग करते हैं तो ये कर्व नीचे वाला रास्ता फॉलो करता है। और इस तरीके से हर लूप में इसके अंदर जो एरिया अंडर द कर्व है वो अलग अलग आता है और दोनों एरिया का जो डिफरेंस है, जो एरिया इंक्लोज्ड बाय द लूप है, वो स्ट्रेन एनर्जी रबर एब्जॉर्ब करता है हर लूप में, जिसकी वजह से उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है जिसको हम हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है दोस्तों, इसे याद रखना है। अब आते हैं हम अपने पॉइंट्स पे। इफ लोडिंग इज डन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट एंड देन अनलोडिंग इज डन, देन लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व विल बी डिफरेंट फॉर ऑल मटेरियल्स। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं दोस्तों अगली स्लाइड में। ये देखिए, ये ए हमारा इलास्टिक लिमिट, ए हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, बी हमारा इलास्टिक लिमिट है। अगर हमने बी के आगे जाके लोडिंग कर दी, बी से आगे तक हम लोड अप्लाई करते चले गए और उसके बाद जब हमने अनलोडिंग करी तो ये ओरिजिनल लोडिंग वाले कर्व को फॉलो नहीं करता है, एक हमें नया कर्व मिलता है अनलोडिंग का। ये दोस्तों एरो जो है ये लोडिंग के लिए है, ये फर्स्ट लोडिंग डायग्राम है। फर्स्ट लोडिंग डायग्राम में
अगर हम ए से पहले इसको अनलोड करें तो सेम कर्व फॉलो होगा और स्ट्रेट लाइन में फॉलो होगा। अगर हम बी तक ले जाएं और फिर इसको अनलोड करें तो भी सेम कर्व फॉलो होगा। लेकिन अगर हम बी के बियॉन्ड जाके अगर अनलोडिंग करें तो फिर एक डिफरेंट हमें लोडिंग पैटर्न, अनलोडिंग पैटर्न देखने को मिलता है दोस्तों। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। ये हमारा हो गया दोस्तों, द अनलोडिंग कर्व विल बी पैरेलल टू इनिशियल स्लोप ऑफ लोडिंग कर्व। अब दोस्तों ये हमारा इनिशियल स्लोप है। जब लोडिंग यहां से स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टाइम, तो जो हमारा इनिशियल स्लोप था जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, तो जब ये बियॉन्ड इलास्टिक पॉइंट हम अनलोडिंग करेंगे तो जो अनलोडिंग डायग्राम होगा उसका स्लोप कांस्टेंट होगा और वो इसी इनिशियल स्लोप के बराबर होगा दोस्तों। चाहे हम यहाँ पे ले जाएं या इसके बाद अनलोडिंग करके अगले साइकिल में हम इसको यहाँ से वापस ले आएं, हर बार जो अनलोडिंग डायग्राम होगा उसका स्लोप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होगा दोस्तों। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं दोस्तों। मोस्ट मेटल्स हैव सेम लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व्स विद इन इलास्टिक लिमिट। जो ये विद इन इलास्टिक लिमिट लिखा है, इसका मतलब यह है कि अगर B हमारी इलास्टिक लिमिट है और B से पहले तक ही हम लोड लगा के हटा लेते हैं तो जो लोडिंग और अनलोडिंग कर्व होगा वो सेम होगा। ये ज़्यादातर मेटल्स के लिए है, रबर इसमें एक्सेप्शन है दोस्तों। हालांकि रबर मेटल नहीं है इसलिए रबर को हमने सेपरेटली डील किया था। रबर इज एन एक्सेप्शन in which loading and unloading curves are found different even within elastic limit। ये फैक्ट याद रखना है दोस्तों, ये MCQ में काम आ जाता है। For brittle materials the fracture point will be closer to yield point because they cannot take much plastic strain। इसका मतलब देखो दोस्तों, प्लास्टिक स्ट्रेन की डेफिनेशन ही ये है कि इलास्टिक लिमिट के बाद फ्रैक्चर होने तक कितना डिफॉर्मेशन कोई मटेरियल ले सकता है। तो अगर फ्रैक्चर पॉइंट यील्ड पॉइंट के आसपास है, यील्ड पॉइंट एक तरीके से इलास्टिक लिमिट होती है, तो अगर इन दोनों के बीच में गैप कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लास्टिक स्ट्रेन होगा वो बहुत कम होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। नेक्स्ट डायग्राम में दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको कि ये इनिशियल लोडिंग डायग्राम है, फिर ये इलास्टिक लिमिट के आगे ले जाके अनलोडिंग डायग्राम है, फिर जो सेकेंड लोडिंग होगी वो इसी अनलोडिंग डायग्राम के पैरेलल होगी, कॉन्साइड करेगी। और फिर अगर हम इसको फर्दर लेके जाते हैं और अनलोड करते हैं तो थोड़ा आगे से ये फिर से रिबाउंड करेगी और यही पैटर्न फॉलो होता रहेगा दोस्तों। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि फर्स्ट टाइम जब हमने अनलोड किया इलास्टिक लिमिट के आगे ले जाकर, तो ये स्ट्रेन एक्सिस पे यहाँ पे कट किया, तो क्योंकि इतना स्ट्रेन बॉडी में बचा रह गया है जिसको हम रेजिडुअल स्ट्रेन या प्लास्टिक स्ट्रेन कहते हैं दोस्तों। ये परमानेंटली बॉडी डिफॉर्म हो चुकी है और अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आई है। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कुछ डिफॉर्मेशन बची रह गई हैं जिसको हम रेजिडुअल स्ट्रेन या प्लास्टिक स्ट्रेन बोल रहे हैं। ये पहली साइकिल में इतना बचा रह गया डिफॉर्मेशन, फिर जब हमने फर्दर लोड लगाया तो फिर से इतना बचा रह गया। तो हर बार जितना स्ट्रेन या जितना डिफॉर्मेशन बच जाता है उसको हम रेजिडुअल स्ट्रेन या प्लास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं। अब दोस्तों, एरिया अंडर द कर्व इलास्टिक एनर्जी होती है। अब अगर हम इनिशियल लोडिंग से एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वो ये वाला कर्व देखिए दोस्तों। जब हमने इनिशियल लोडिंग से एनर्जी कैलकुलेट करी तो वो इलास्टिक एनर्जी पर वॉल्यूम है। लेकिन अगर हमने ये देखना है कि फर्स्ट साइकिल के बाद सेकेंड साइकिल में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है मटेरियल में, तो उसे हम कहते हैं हाइपर इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये पर यूनिट वॉल्यूम
सिर्फ सिग्मा और एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ही होता है। जब हम फोर्स और डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाते हैं तो एरिया अंडर द कर्व टोटल इलास्टिक एनर्जी होता है, ये पर यूनिट वॉल्यूम नहीं रह जाता है और ये हमें टोटल इलास्टिक एनर्जी देता है। अब दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। इफ ऑन अ मटीरियल सेवरल टाइम्स लोडिंग इज अप्लाइड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट देन इट्स लीनियर इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इंक्रीजेज। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट वो लिमिट होती है जिसके बाद अगर हम अनलोड करें तो वो स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाता है कर्व, या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप ये सेकेंड लोडिंग डायग्राम देखते हो तो सेकेंड लोडिंग डायग्राम और फर्स्ट अनलोडिंग डायग्राम ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है यहाँ पे, जो कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या इलास्टिक लिमिट के बाद अनलोड करने से हमें मिला है। और यही चीज सेकेंड लोडिंग, थर्ड लोडिंग और सेकेंड अनलोडिंग में भी मिला है, यही डायग्राम आगे भी मिलेगा। अब इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। इफ ऑन अ मटीरियल सेवरल टाइम्स लोडिंग इज अप्लाइड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट देन इट्स लीनियर इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इंक्रीजेस। दोस्तों पहले इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट था वो a था, या a तक ही कर्व लीनियर था, लेकिन अब x तक भी लीनियर हो गया है और जब हमने फर्दर लोडिंग करी तो y से भी हमें लीनियर कर्व मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बढ़ चुकी है। बट इन एवरी साइकिल सर्टेन एनर्जी इज लॉस्ट इन स्ट्रेन हार्डनिंग सो रिड्यूसिंग टफनेस विद इंक्रीजिंग इलास्टिसिटी। हर साइकिल में देखो दोस्तों इतनी एनर्जी लॉस हो गई। अब जब हमने लोड किया यहां से आगे ले गए और अनलोड किया तो जो मटेरियल है उसने ये जो वाइट पोर्शन है इतनी एनर्जी रिलीज कर दी, लेकिन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। इसका मतलब जो टफनेस होता है दोस्तों, टफनेस का मतलब वो टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। अब जब हम यहां से इसको लोडिंग स्टार्ट करेंगे तो ये एनर्जी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, सिर्फ इसके आगे की एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसका मतलब उसकी टफनेस जो है वो कम हो रही है, भले उसकी इलास्टिसिटी बढ़ रही है लेकिन उसकी टफनेस कम हो रही है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करिए और जरूरत पड़े तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। दूसरा है स्ट्रेन हार्डनिंग, परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स सो विद ईच साइकिल टफनेस रिड्यूसेस। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब यह है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि हर साइकिल में कुछ ना कुछ बॉडी जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जा रही है और कुछ उसमें परमानेंट स्ट्रेन बचा रह जा रहा है, जिसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग के साथ जो उसकी टफनेस है वो कम हो रही है, क्योंकि इतनी एनर्जी अब उसको अगले लोडिंग में नहीं मिलेगी और इतनी एनर्जी उसको अगले लोडिंग में नहीं मिलेगी। If energy given will be less than toughness remain, then the fracture will take place called fatigue failure। यही डायग्राम हम अगर बनाते चले जाएं दोस्तों तो हर बार हम जो एनर्जी बॉडी में सप्लाई कर रहे हैं वो टफनेस से कम होगी, लेकिन फिर भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फेलियर हो जाएगा और इस फेलियर को हम कहते हैं फटीग फेलियर। The energy which is stored within elastic limit and can be released after unloading is called elastic strain energy। जो ये वाला डायग्राम से हम समझ सकते हैं, if loading is done beyond elastic limit then unloading then energy release is called hyper elastic energy। जो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं hyper elastic energy is greater than elastic energy when the curve is straight line। जब कर्व स्ट्रेट लाइन होता है दोस्तों तो ये जो हाइपर इलास्टिक एनर्जी है वो इलास्टिक एनर्जी से ज्यादा होती है। इट हैज अ कांस्टेंट स्लोप कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। इफ द कर्व इज नॉट लीनियर देन यंग्स मॉडुलस इज नॉट ओनली डिफाइंड इन दैट केस
वी कैलकुलेट टेंजेंट मॉडुलस एंड सेकेंड मॉडुलस। दोस्तों इस केस में यहां पे ये स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसका स्लोप डिफाइंड है और इसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन ना हो किसी मटेरियल में, या आगे जाके ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, यानी लीनियर नहीं रहता है, तो उस केस में हम टेंजेंट मॉडुलस और सेकेंड मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं इसको आगे। ये दोस्तों एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो कि लीनियर है। इस केस में हर पॉइंट का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, जिसको हम dy बाई dx डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हैं, जो कि कांस्टेंट होगा, जिसको हम E कहते हैं। और ये हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं इसको। ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बट अगर दोस्तों हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो लीनियर ना हो और कर्व हो, तो कर्व के केस में हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होता है। अगर हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा दोस्तों, उसे हम टेंजेंट मॉडुलस कहते हैं। और ये नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स में यूज करते हैं, क्योंकि इस केस में dy बाई dx की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती और यहाँ पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज हुक्स लॉ वहीं पे एप्लीकेबल होता है जहां पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। लेकिन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा वो लीनियर होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा कर्व लीनियर नहीं है, इसलिए हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। और यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करके टेंजेंट मॉडुलस निकालते हैं एक पॉइंट का, और यहाँ पे हर पॉइंट का टेंजेंट मॉडुलस अलग अलग होगा। दोस्तों यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर लीनियर इलास्टिक रीजन। ये रीजन की स्पेलिंग गलत है दोस्तों, रीजन REGION, रीजन, whereas for non-linear elastic region or materials, tangent modulus or secant modulus is defined. Tangent modulus is the slope of stress strain curve at a point in non-linear elastic region. For linear elastic metal, tangent modulus is same as modulus of Young's modulus. दोस्तों अगर ये बात तो कॉमन सेंस वाली है कि अगर ये कर्व स्ट्रेट हो जाए तो हर पॉइंट इंडिविजुअल पॉइंट का स्लोप और इनिशियल स्लोप दोनों सेम होंगे, और इसलिए यंग्स मॉडुलस और टेंजेंट मॉडुलस की वैल्यू सेम होगी। अब देखते हैं दोस्तों सेकेंड मॉडुलस क्या होता है। सेकेंड मॉडुलस हम वहां पर यूज करते हैं जहां पे हमें एवरेज स्लोप के साथ काम करना है। दोस्तों जैसे कि टेंजेंट मॉडुलस हर पॉइंट पे एक अलग अलग स्लोप दे देता है, तो हम उसको किसी कैलकुलेशन में या किसी डिजाइन में यूज नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम होगी। उसके लिए हमने एक सेकेंड मॉडुलस बनाया है। सेकेंड मॉडुलस क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे सेकेंड मॉडुलस की वैल्यू उस पॉइंट और उस पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप और जो इनिशियल स्लोप ऑफ द कर्व है उन दोनों के एवरेज के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल यहां पे टेंजेंट का स्लोप θ2 है और इनिशियल जो स्लोप है कर्व का वो θ1 है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो θ1 माइनस θ2 होगा। तो जो सेकेंड मॉडुलस होगा वो tan θ होगा, मतलब tan θ1 माइनस θ2, जो कि dy बाई dx होगा दोस्तों, जो एवरेज वैल्यू होगी यहां से लेके 0 से लेके y तक की। तो एवरी टेंजेंट मॉडुलस, सिंस टेंजेंट मॉडुलस इज चेंजिंग ऑन एवरी पॉइंट, सेकेंड मॉडुलस रिप्रेजेंट द एवरेज स्लोप एट ए पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. It is equal to the slope of straight line which is joined from the point of origin. Example, second modulus at y is given by the slope of line OY. ये जो OY लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इसका जो स्लोप होगा दोस्तों ये थीटा होना चाहिए,
ये θ1 होगा और जो इस लाइन का स्लोप होगा ये थीटा होगा दोस्तों। थोड़ा सा करेक्शन है, सॉरी। तो जो OI लाइन होगी ओरिजिन से y तक की, उसका जो स्लोप होगा थीटा, वो इनिशियल स्लोप θ1 और उस पॉइंट पे टेंजेंट θ2 का डिफरेंस होगा दोस्तों। और इसे हम काफी जगह यूज करते हैं, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे दोस्तों। अब कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जिस पे एक बार नजर मार लेते हैं। ये एमसीक्यूज में कई बार पूछ लेता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला है डक्टिलिटी। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल और पीस ऑफ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इसमें कीवर्ड थिन वायर है दोस्तों। थ्रू टेंशनिंग प्रोसेस, और दूसरा है टेंशनिंग प्रोसेस, कि कोई भी मटेरियल में अगर हम टेंशन अप्लाई करें तो उसकी टेंडेंसी हो कि वो वायर फॉर्म में खुद को कन्वर्ट कर ले, तो उसे हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। इट इज ड्यू टू प्लास्टिसिटी, इट इज नॉट ड्यू टू इलास्टिसिटी। दोस्तों इलास्टिसिटी अगर होगी तो वो वायर में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो वापस अपने शेप को रीगेन कर लेगा। वो वायर में तभी कन्वर्ट होगा जब उसके अंदर रेजिडुअल स्ट्रेन बचा रह जाएगा और उसके अंदर डिफॉर्म होने की टेंडेंसी होगी। यानी लोड हमने अप्लाई किया और जब लोड हटा लिया तो फिर से वो अपने वापस शेप में ना आए, परमानेंटली वायर के शेप में रहे। इसलिए इट इज ड्यू टू प्लास्टिसिटी। ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों। इन डक्टाइल मेटल प्लास्टिक स्ट्रेन दैट इज पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन शुड बी मोर देन 5%। ये भी एक की पॉइंट है दोस्तों कि हमारे पास कोई एक एरिथमेटिक लिमिट होनी चाहिए जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि कितने स्ट्रेन के बाद हम ये एज्यूम करेंगे कि ये डक्टाइल है या नहीं। तो ये लिमिट 5% डिसाइडेड है दोस्तों, और ये वैल्यू याद रखनी है। इट मींस बिफोर फ्रैक्चर परमानेंट स्ट्रेन शुड बी मोर देन 5%। एग्जाम्पल ऑफ डक्टाइल मेटल्स आर माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड। अब दोस्तों यहां लिखा हुआ है कि इट इज ड्यू टू प्लास्टिसिटी, और यहां हम डक्टाइल मेटल में माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जो इलास्टिक पॉइंट के बाद फ्रैक्चर से पहले जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उसको आइडेंटिफाई करती है। तो ये डक्टाइल मेटल्स में प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है। आइए देखते हैं ब्रिटलनेस। इट इज लैक ऑफ डक्टिलिटी और लैक ऑफ प्लास्टिसिटी। ब्रिटल मेटल्स अंडरगो फ्रैक्चर इमीडिएटली आफ्टर इलास्टिक स्टेट। दोस्तों इसमें इलास्टिक रीजन जहां पे खत्म होता है उसके बाद ये ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं झेल पाते और फ्रैक्चर कर जाते हैं। इसलिए इन ब्रिटल मेटल प्लास्टिक स्ट्रेन दैट इज पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज इक्वल और लेस देन टू 5%। उनको हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, मतलब जिनमें अपनी बॉडी का 5% से कम या 5% के बराबर डिफॉर्मेशन होने से पहले ही फेलियर हो जाए, उन मटेरियल्स को हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 मीटर लंबी कोई रॉड है किसी मटेरियल की, तो 1 मीटर 5 सेंटीमीटर होने से पहले ही अगर वो फेल कर जाती है तो वो ब्रिटल मटेरियल है, और अगर वो 1 मीटर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी होने के बाद फेल होती है तो वो डक्टाइल मटेरियल है। एग्जाम्पल है कास्ट आयरन, कंक्रीट, हाई कार्बन स्टील, कॉर्क, ग्लास, वुड, रबर एक्सेट्रा। डक्टाइल मेटल अंडरगोज नेकिंग बट ब्रिटल मटेरियल डज नॉट अंडरगो इन रिडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि ये नौबत आने से पहले ही उनका फेलियर हो जाता है दोस्तों। अगली प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which a piece of metal can be converted into thin sheets। दोस्तों यहां पे कीवर्ड है thin sheets,
यहां पे कीवर्ड था थिन वायर, मतलब ऐसे मेटल्स जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग और प्रेसिंग, जिनमें हम कंप्रेसिव फोर्स या फिर जिनको प्रेस करके हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे मेटल को हम मैलिएबल कहते हैं। ये भी प्लास्टिसिटी की वजह से है, अदरवाइज वो वापस अपना शेप रीगेन कर लेंगे। जनरली डक्टाइल मेटल आर मैलिएबल। दोस्तों प्लास्टिसिटी क्योंकि डक्टाइल मेटल्स में ही होती है, इसलिए डक्टाइल मेटल ही मैलिएबल हो सकते हैं, ब्रिटल मटेरियल नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में कंप्रेशन या प्रेसिंग करेंगे तो वो फेल कर जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैच, एब्रेजन और वियर एंड टियर। दोस्तों हार्डनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस को रिप्रेजेंट करती है कि इसका सरफेस में कितनी स्ट्रेंथ है अगेंस्ट वियर एंड टियर या फिर स्क्रैच। सरफेस ही सिर्फ हार्ड होता है दोस्तों, किसी मेटल का अंदर का बॉडी हार्ड नहीं होता है, सिर्फ सरफेस हार्ड होता है, बिकॉज हार्डनेस इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सरफेस ऑफ एनी मेटल। सो हार्डनेस इज डिफरेंट फ्रॉम टफनेस। टफनेस को हम आगे देखेंगे दोस्तों। टफनेस का मतलब है कि कोई मेटल फेल होने से पहले कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। सो हार्डनेस एक सरफेस फेनोमेना है, बॉडी का फेनोमेना टफनेस है। आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्रूफ स्ट्रेस। दोस्तों प्रूफ स्ट्रेस हम डिजाइन के पर्पज से डिफाइन करते हैं ऐसी जगहों पे जहां पे हमें यील्ड स्ट्रेस प्रॉपर नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के केस में हमें यील्ड स्ट्रेस प्रॉपर नहीं मिलता है, तो एल्यूमिनियम के मेटल्स में डिजाइन पर्पस के लिए हम कौन से स्ट्रेस को एज्यूम करें, इसके लिए हमने प्रूफ स्ट्रेस को डिफाइन किया है। दोस्तों प्रूफ स्ट्रेस डिफाइन फॉर मेटल्स विच डू नॉट शो क्लियर यील्ड पॉइंट। अगर किसी मेटल में क्लियर यील्ड पॉइंट मिलता है तो उस केस में प्रूफ स्ट्रेस नहीं एग्जिस्ट करेगा, बल्कि प्रूफ स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो सकती है। बट प्रूफ स्ट्रेस स्ट्रेन पे डिपेंड करता है दोस्तों, तो वो हम आगे देखते हैं कि वो अलग भी कैसे हो सकती है। प्रूफ स्ट्रेस इज डिफाइंड for those ductile metals in which yield point is not clearly known during tension test, for example aluminium, copper, gold, silver. For such metals the design stress is called proof stress, that is determined using offset method. ये कीवर्ड्स याद रखने हैं दोस्तों, इन्हीं पे एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछता है। In offset method, an offset of strain which is residual strain is marked on x-axis, say 0.2% for aluminium. From offset point, a straight line is drawn parallel to stress strain curve of slope E, that is Young's modulus, which cuts the stress strain curve say at x. The stress corresponding to intersection point is called proof stress or design stress, which is analogous to yield stress in mild steel. दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि हम ये मान लेते हैं कि फेलियर के टाइम पे 0.2% स्ट्रेन होगा मटेरियल में, फिर हम इनिशियल स्लोप के बराबर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को जहां पे मिलती है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है उसे हम प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। अब ये प्रूफ स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग है 0.2% के। अगर एग्जामिनर आपसे 1% के करस्पॉन्डिंग प्रूफ स्ट्रेस पूछे और ई की वैल्यू दी हुई हो तो आप यहां से एक ऑफसेट ड्रॉ करके वो वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑफसेट का मतलब ही ये है कि जो इनिशियल स्लोप है उसमें आपने इतना ऑफसेट दे दिया, इतने ऑफसेट के बाद
ये लाइन आगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को जहां पर कट करेगी उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो प्रूफ स्ट्रेस होगा। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम टफनेस और आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। अभी थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है इन लेक्चर्स को बनाना, फ्यूचर में मैं इनको और थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने पॉजिटिव कमेंट्स दें ताकि मेरा मोरल और भी बूस्ट हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और उनकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू।